Hello guys, once again welcome back to Commerce 247. I Somesh Jinga welcome you all. As you all know, we are all doing a series on the topic on the chapter of forms of business organization. So today this is 2.11 lecture. We are going to discuss the company, what is company, how it is formed, what are the features of a company. तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंपनी है क्या. तो कंपनी क्या है. कंपनी क्या है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा दो टाइप के पर्सन होते हैं. एक होते हैं नेचुरल पर्सन, जस्ट लाइक यू, मी एंड एवरी अदर इंडिविजुअल. वो हमारे पास कहते हैं नेचुरल पर्सन. दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय द लॉ. वो आर्टिफिशियल पर्सन की नेचुरल बर्थ नहीं होती है. ठीक. तो कंपनी भी क्या है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. So company is an artificial person having perpetual succession. Perpetual succession means created by law and end by law. क्या होता है. कभी भी कोई भी जब कंपनी क्रिएट होती है तो लॉ ही उसे क्रिएट करता है. हमें उसे रजिस्टर कराना पड़ता है किसमें. कंपनीज एक्ट 2013. और अगर एंड होती है, वाइंड अप होती है, बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कंपनी में काम करना छोड़ दिया, कंपनी के सारे मेंबर्स ने काम करना छोड़ दिया और कंपनी बंद. कंपनी को 2000 एक्ट 13 के अंदर ही हमें लॉ की आइज में एंड कराना पड़ता है. तो ध्यान रखना, परपेचुअल सक्सेशन मींस क्रिएटेड बाय लॉ एंड बाय लॉ ओनली. तो बात कर रहे थे कंपनी की. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट. क्या होती है. कंपनी की एक स्टैंप होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन सीट. इसके अलावा जब हम कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस होती है. रिलायंस लिमिटेड कंपनी क्या है. अलग है. उसका ओनर हमेशा क्या है. अलग है. कंपनी और ओनर दोनों एक ही इंडिविजुअल नहीं होते. कंपनी की अलग अपनी एंटिटी होती है, अपना नाम होता है, अपनी इमेज होती है. तो इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपनी की डेफिनेशन बनी है. मैं अगेन रिपीट करता हूं. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट. तो ये तो होगी कंपनी की डेफिनेशन की बात. अब बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है. तो जब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, कंपनीज एक्ट 2013 की, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है. तो सबसे पहले तो किस सेक्शन में और किस सबसेक्शन में डेफिनेशन गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 of the Companies Act 2013, according to the section 2 subsection 20 of Companies Act 2013, any company which is registered under Companies Act or any other previous act is called as company. तो कंपनीज एक्ट 2013 किसको कंपनी मानता है. उसी को कंपनी मानता है जो कंपनी या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो या उससे पहले कोई भी कंपनी से रिलेटेड एक्ट में रजिस्टर्ड हो. तो इससे पहले कौन सा एक्ट चलता था. कंपनीज एक्ट 1956. अब क्या चलता है. कंपनीज एक्ट 2013. तो ध्यान रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या कहता है. ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट any company which is registered
in either Companies Act 2013 or any other previous act is called as company. तो आज डिस्कस करेंगे हम फीचर्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के फीचर्स क्या हैं? कुछ तो डेफिनेशन से ही निकलते हैं. सबसे पहला जो फीचर निकलता है डेफिनेशन से, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन that is to be created by law only. Remember this, company is not a natural person. It cannot take place the birth like the human beings, but it is a artificial person. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आगे बात करेंगे सेकंड फीचर की. तो सेकंड फीचर क्या कह रहा है? कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की एंटिटी अलग है, इंडिविजुअल की एंटिटी अलग है. मैंने अभी इससे पहले डेफिनेशन में भी एग्जांपल दिया था रिलायंस का. रिलायंस की एंटिटी अलग है और अंबानीज की एंटिटी अलग है. तो ये थी हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी. ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर कंपनी के नाम से खरीदी जाती है, अगर रिलायंस लिमिटेड अपना एक ऑफिस हल्द्वानी में खोल रही है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, वो रिलायंस लिमिटेड के नाम से रिकॉर्ड होंगे, ना कि ओनर के नाम से रिकॉर्ड होंगे. तो कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी. तीसरे फीचर की बात करें तो तीसरा फीचर है फॉर्मेशन. फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज इज नॉट द इजी प्रोसेस. कंपनीज का फॉर्मेशन कोई इजी प्रोसेस नहीं. कंपनी के फॉर्मेशन में हमें क्या करना पड़ता है? कंपनी के फॉर्मेशन में हमें वेरियस फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है. वेरियस फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है. तो इसके बाद अभी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज पर ही होगा. इस समय इतना समझ लीजिए दैट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट सो सिंपल लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस. तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरह कंपनीज का फॉर्मेशन नहीं होता है. इनका फॉर्मेशन वेरियस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद होता है. रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपनी को हमें रजिस्टर करना पड़ता है. साथ ही साथ हमें सारी फॉर्मेलिटीज जो भी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दी है वो फुलफिल करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन, perpetual succession means entity created by law and end by law. तो कोई भी लीगल एंटिटी व कोई भी लीगल फर्म जिसको हम क्या कर रहे हैं? लॉ से ही क्रिएट कर रहे हैं और लॉ से ही एंड अप कर रहे हैं, वो क्या होती है? कंपनी. सो परपेचुअल सक्सेशन मींस क्रिएटेड बाय लॉ एंड एंड बाय लॉ ऑन. देखो, मैंने कह दिया कि आज से सारे मेंबर्स इस कंपनी में काम नहीं करेंगे और म्यूचुअल कंसेंट पे हमने बंद भी कर दी कंपनी. तब भी कंपनी बंद नहीं मानी जाएगी जब तक अंडर द लॉज, अंडर द आईज ऑफ द लॉज हम कंपनीज को बंद नहीं करें. नेक्स्ट इज कंट्रोल. तो बात करते हैं कंट्रोल की. तो कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and the shareholders. Basically all the decisions are taken by the board of directors. But who appoint these board of directors? These board of directors are appointed with the help of voting of the shareholders. तो ध्यान देना, कंपनी का सारा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चुनता है? उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमारे शेयरहोल्डर्स सेलेक्ट करते हैं. बात करते हैं फीचर नंबर 6 की. तो 6th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? लायबिलिटी. तो हमने अभी तक पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. पार्टनरशिप बिजनेस में भी हमने यही पढ़ा था कि जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, HUF में हमने पढ़ा था कि जो लायबिलिटी होती है वो कर्ता की तो अनलिमिटेड होती है और अदर को पार्टनर्स की लिमिटेड रहती है. बट बात करते हैं कंपनी की. तो कंपनी में लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी
कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही होती है, अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सपोज दैट मैंने रिलायंस लिमिटेड में 1 लाख रुपए लगाए, तो अगर रिलायंस लिमिटेड डूब जाती है तो मेरे 1 लाख रुपए ही डूबे। जितना मैंने पैसा कंट्रीब्यूट करा है कंपनी, मेरी इतनी लायबिलिटी नहीं है कि मैं अपने घर से भी उसकी पेमेंट करूं। सो रिमेंबर दिस, द लायबिलिटी इन द कंपनीज आर लिमिटेड अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। नेक्स्ट इज कॉमन सील। तो डेफिनेशन में भी पढ़ा था, कंपनीज के पास कॉमन सील होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट कंपल्सरी टू फॉर्म अ कॉमन सील फॉर द कंपनी? कंपनीज के लिए क्या ऐसा जरूरी है कि उनकी स्टैंप होना जरूरी है? देखो बात करते हैं, कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि नेचुरल पर्सन है नहीं हो, तो साइन कौन करेगा कंपनीज के डॉक्यूमेंट? कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो किसी ना किसी को अथॉरिटी होगी साइन करने की, तो वो साइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं उनको साइन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो अपने साइन करें, चाहे तो वो अपनी एक स्टैंप क्रिएट कर लें कंपनी के नाम से, उसको हम कहते हैं कॉमन सील। रिमेंबर दिस, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द कंपनीज टू हैविंग देयर कॉमन सील। अगर उनके पास है कॉमन सील, स्टैंप है, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन करेंगे। लास्ट इज रिस्क बियरिंग। देखो कंपनीज में जो फॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा होता है उनके मेंबर्स की तरफ से, तो जितना भी रिस्क होता है वो रिस्क डिवाइड जाता है कंपनी के मेंबर्स। तो अगर कंपनी लार्ज होती है तो उसका रिस्क भी क्या होता है? लार्ज होता है। बट वो रिस्क क्या होता है? उसके मेंबर्स में यानी कि शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान रखना, और द रिस्क इज बियर बाय द shareholders or the members of the company in context of the amount contributed by them. There are various types of investments in the companies. The people can purchase the shares of the company. The people can take the debentures of the company. ठीक, हम लोग कंपनीज में बहुत तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अपनी ही कंपनी फॉर्म करूं हर बार, मैं दूसरे की कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। So this is all about the company. In the next lecture, we will go through the merits and demerits of the company. Thank you very much. Keep on learning and watching these videos.